दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के जो नियम है बेटा, 3 नियम है। जी हाँ, न्यूटन के गति के 3 नियम है। ठीक है, अब ये बेटा ये तीनों नियम हमारी भौतिक विज्ञान के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत ही मुश्किल है बेटा। ठीक है, कहने को अगर मैं कहूँ बेटा, तो ये तीनों नियम हमारी फिजिक्स के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुए हैं इस टाइम। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपकी बात करता हूँ। देखिए, अगर मैं इन 3 नियमों के आधार पर, जो आप ये 3 नियम हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में, अगर मैं इन 3 नियमों के आधार पर अगर हम किसी आकाशीय पिंड जो आकाश में स्थित है या किसी पार्थिव पिंड यानी कहीं पृथ्वी पर पड़ा है, ठीक है, उसकी स्थिति की भविष्यवाणी इन 3 नियमों के आधार पर करते हैं बेटा, इन 3 नियमों के आधार पर करते हैं, तो वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बैठती है। बात समझ में आ रही मेरी? यानी इन तीनों नियमों की सत्यता इतनी है कि अगर इनके बेस पर अगर हम किसी आकाशीय पिंड या किसी पार्थिव पिंड की भविष्यवाणी इन तीनों नियमों के आधार पर कर दें बेटा, तो बिल्कुल वो क्या सटीक बैठती है। यानी एक भी इसके अंदर डिसबैलेंस वाली बात नहीं आती है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो आइए इन सब के बारे में आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है कि आज बिल्कुल स्पेशल पढ़ के जाओगे आप लोग स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है बेटा कि यदि कोई वस्तु, पहला नियम मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, फिर मैं आगे पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट पर, जैसे मान लीजिए मेरा मार्कर, ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति को परिवर्तित न कर दे। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखिए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति को परिवर्तित न कर दिया जाए। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर रखा है, ठीक है, अब ये मार्कर बेटा, ठीक है, अगर इसको कोई उठाए ना, मैं भी ना उठाऊं, तो ये लाइफ टाइम ऐसे रखा रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? ठीक है, तो मैंने यही तो बताया, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, इससे आप समझ पा रहे हो तो ऐसा समझ लिए, आप ये ऐसा समझिए कि मान लीजिए मेज पर कोई पुस्तक रखी है, रखिए कोई बात नहीं, ठीक है, अब वो तब तक रखी रहेगी, ठीक है, जब तक कि उसको कोई उठाकर दूसरी जगह ना रख दे। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो लाइफ टाइम मेज पर रह के रहेगी। ये तो बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यही कहा गया इसके अंदर कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, ठीक है, या फिर वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। उसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने कोई बॉल हाथ में ले ली, ठीक है, यानी कोई पिंड या कोई गोला अपने हाथ में लिया और मैंने क्या किया, उसको सड़क पर फेंक दिया। बात समझ में आ रही है? मैंने बॉल ली, उसको सड़क पर मैंने किसी वेग से उसको फेंक दिया। आप देखते क्या है बेटा कि जैसे जैसे बॉल जब सड़क पर जाएगी लुढ़कती हुई, ठीक है, तो चलते वो चलती चली आ रही है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा कि वो हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, अर्थात वो रुक जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसको रोक कौन रहा है, उसको कौन रोक रहा है? ठीक है, क्योंकि न्यूटन का जो प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, लेकिन वो रुकी, यानी आप समझ रहे मेरी बात को, जब हमने बॉल सड़क पर फेंकी, वो मूव करती हुई चली गई किसी वेग से, तो वो अंततः कहीं ना कहीं तो रुक जाती है, गतिमान अवस्था में नहीं रह पाती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा कि जब गेंद सड़क के पर लुढ़कती हुई जा रही है, ठीक है, तो गेंद और सड़क के बीच में क्या लग रहा है बेटा, घर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? घर्षण बल लग रहा है, ठीक है, और उस बल की जो डायरेक्शन है गति के वेग के बिल्कुल अपोजिट है। यानी कहने का मतलब है कि गेंद जा रही इस ओर को तो बल लग रहा है बिल्कुल उस ओर को, यानी उसी गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी बात? तो यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि
जो पहला नियम है मैं इसी को बता रहा हूँ। तो पहली कंडीशन मैंने क्या बताया कि अगर मेरे हाथ में मार्कर रखा, अगर मैं इसको उठा के कहीं दूसरी जगह रखूंगा तो इसकी स्थिति चेंज होगी, अगर नहीं रखूंगा तो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे तो ये फोर्स काम कर रहा है, लेकिन बॉल वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, वहाँ पे कोई इसको गेंद को आकर रोक नहीं रहा है, वहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने हाथ से मार्कर को उठाकर यहाँ पर रख दिया, इसकी स्थिति चेंज कर दी, तो वहाँ पे स्थिति चेंज कौन कर रहा है, वहाँ घर्षण बल चेंज कर रहा है। और वो कहाँ से मिल रहा है हमें, गेंद और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी बात। अगर घर्षण बल बिल्कुल भी ना लगता, शून्य होता घर्षण बल का मान, तो उसकी जो बॉल की जो वेग था, ठीक है, उसी वेग से अनंत टाइम तक, अनंत दूरी तक वो जा रही होती रियल में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सभी मैं अभी अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम हमसे ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि वह वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर, जैसे मैं मार्कर को उठा रहा हूं अपने हाथ से, ठीक है, बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति को परिवर्तित न कर दे। ठीक है, तो यही था आपका पहला नियम स्टूडेंट। ठीक है, लैंग्वेज मैंने क्या लिखा, देखिए ध्यान समझें। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है। तो जो मैं अभी इतनी देर तक बोल रहा था वही बात है स्टूडेंट। ठीक है, तो बाह्य बल कौन सा है, मार्कर वाले केस में तो बाह्य बल ये जो मेरे हाथ के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बॉल वाले केस में बाह्य बल कौन सा है, वो घर्षण बल है जो गेंद और सड़क के बीच में लग रहा है। ठीक है, वही तो उसकी स्थिति को चेंज कर रहा है। गेंद तो लगती हुई जा रही थी, लेकिन रोक कौन रहा है, वो घर्षण बल रोक रहा है। बात समझ में आ रही है। तो वो वहां पर बाह्य बल है, और इस वाले केस में बाह्य बल कौन है, ये मेरे द्वारा हाथ से उठाया गया मार्कर, ये बाह्य बल है। ठीक है, वहां पे वो घर्षण बल बाह्य बल हो गया, किसके लिए, गेंद के लिए, लेकिन इस मार्कर के लिए बाह्य बल कौन हो गया, मेरे हाथ द्वारा लगाया गया बल हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए न्यूटन के पहले नियम का स्पष्टीकरण, जड़त्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। न्यूटन के पहले नियम का स्पष्टीकरण, यहां से हमें एक नया टर्म्स पढ़ने को मिलेगा, जड़त्व, इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या है देखिए, आपको पहले पढ़कर समझाता हूं, फिर इसका रियल फील समझाऊंगा आप लोगों को। इसमें क्या कहा है देखिए, इस नियम के दो भाग हैं। ये जो आपका पहला नियम है, इसके कितने भाग है बेटा, दो भाग है। ठीक है, चलिए दो भाग हैं। पहले भाग में बताया जाता है, यह बताया गया है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकती। पहले यहां रुकते हैं, पहले मैं यहां तक बताता हूं आप लोगों को ये क्या कह रहा है। देखिए इसमें कहा गया स्टैंड, इसके दो भाग हैं। तो पहला भाग कहता है, पहले भाग में बताया गया है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को स्वयं नहीं बदल सकती। मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे हाथ पे अगर ये मार्कर रखा है या मेज पर किताब रखी है, तो किताब उठ करके कहीं दूसरी जगह नहीं चली जाएगी। बात समझ में आई मेरी बात। यानी कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकती, स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है। इसमें ये कहा है, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को, क्या कहा है, पहले भाग में बताया गया है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को स्वयं बदल नहीं सकती। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे लिख के मैंने दिखाया, मेज पर रखी किताब मेज पर ही रखी रहती है। बात समझ में आ रही है। ये कभी उठकर नहीं जाएगी, स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति को चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उसे हटाया ना जाए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई होगी। तो देखिए इसमें कहा गया कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या एग्जांपल मैं दिया, मेज पर रखी किताब मेज पर ही रखी रहती है, ठीक है, जब तक कि उसे हटाया ना जाए। यानी वो खुद चेंज अपनी स्थिति को चेंज नहीं करेगी, और कोई बंदा आकर के उसको हटा रहा है तो वो चेंज हो सकती है उसकी स्थिति, यानी वह नहीं हो सकती। बात करते हैं अगले केस की। जैसे सड़क पर लुढ़कती गेंद, सड़क पर लुढ़कती गेंद लुढ़कती रहेगी, सड़क पर लुढ़कती गेंद लुढ़कती रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्यों नहीं? क्योंकि जब गेंद सड़क पर लुढ़क के जाती है बेटा, तो गेंद और सड़क के बीच में क्या लगता है, घर्षण बल लग जाता है। और उस घर्षण बल की जो दिशा होती है गेंद के दिशा, गेंद के वेग की, यानी गेंद की जो जिस दिशा में गेंद जा रही है, ठीक है, उस बल की जो दिशा होती है हमेशा उसके अपोजिट होती है, यानी वो बल उसको हमेशा रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए मैंने क्या लिखा, सड़क पर लुढ़कती हुई गेंद लुढ़कती रहेगी जब तक, ठीक है, जब तक कि गेंद व सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल उसे रोक न दे। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसलिए कहा गया कि गेंद खुद नहीं रुकती, गेंद खुद अपने आप नहीं रुकी। उसने कहा ना
बात इंपॉर्टेंट बात क्या, बात तो यहीं से स्टार्ट हुई थी ना, पहले भाग में ये बताया गया है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकती, यानी गेंद अपने आप नहीं रुकी, उसको रोका गया है। बात समझ में आ रही है? मेज से पुस्तक खुद नहीं उठी, उसको उठाया गया है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? मेज पर, अगर मेज पर पुस्तक रखी है तो किसी ने आकर के उठाया तो बाह्य बल लग गया, लेकिन वहां पे बाह्य बल क्या, गेंद वाले केस में सड़क और गेंद के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है, ठीक है, तो वो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, गेंद रोकने का प्रयास नहीं कर रही थी। अगर वो घर्षण बल ना लगता, अगर वो वहां पे घर्षण बल ना लगता तो गेंद अनंत टाइम तक, अनंत दूरी तक इसी प्रकार से, इसी स्पीड से जा रही होती इस टाइम, ठीक है, लेकिन ऐसा होना असंभव है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ा। अतः हम यह माने कि यदि घर्षण या अन्य विरोधी बल, घर्षण या अन्य विरोधी, घर्षण बल तो मैंने आपको बता दिया, विरोधी बल कौन सा, जैसे मेज से पुस्तक उठाना ही विरोधी है ना, पुस्तक तो रखी थी रेस्ट पर, विराम में रखी थी, हमने इसको उठा लिया तो विरोध करने लगा, यानी इसकी विरोधी के तो बल लग गया इसका, यानी वो वस्तु क्या थी, आराम से थी, रेस्ट पर रखी थी, हमने इसको उठाया तो विरोधी बल हो गया, ठीक है। अच्छा तो मैंने बोला अतः हम यह माने कि यदि घर्षण बल, घर्षण या अन्य विरोधी बल ना रहे, यानी कहने मतलब वस्तु को ना उठाया जाए, सड़क और गेंद के बीच में घर्षण बल ना लगे बिल्कुल भी, ठीक है, तो यद्यपि ऐसा होना असंभव है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी गेंद को फेंक दो और वो जाती रहेगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे आप लोग मेरी बात को, ऐसा होना असंभव है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, ना रहे तो चलती वस्तु सदैव चलती रहेगी। देखिए बात को समझे, इस बार लाइन का समझे। अतः हम यह माने कि यदि घर्षण या अन्य विरोधी बल ना रहे, ठीक है, तो चलती वस्तु सदैव चलती रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। गेंद अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो वहां पे घर्षण बल लगता है बस, इसीलिए कहा कि यद्यपि ऐसा होना संभव नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखिए, गति की अवस्था को नहीं बदलती, ठीक है, सॉरी यहां तक आ गए थे हम, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ से एक नया टर्म हमको पढ़ने मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अतः हम यह माने कि यदि घर्षण या अन्य विरोधी बल ना रहे, यदि भी ऐसा ना होना असंभव, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो वस्तु चलती रहेगी, सदैव चलती रहेगी। अब इन्वर्टेड कोमा देखो, वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से यहाँ पे याद रखना, ये तो इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ तक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस पर फोकस करना। देखिए फोकस क्या, देखिए वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को कि स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती, ठीक है, क्या कहलाता है, जड़त्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो जड़त्व की परिभाषा है, किसी परिभाषा बेटा, जड़त्व की परिभाषा यानी वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को कि स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती, ठीक है, क्या कहलाती है, जड़त्व कहते हैं। यानी इस प्रवृत्ति को कहते हैं बेटा हम जड़त्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को स्वयं चेंज नहीं करती, उसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जड़त्व कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को कि स्वतः अपनी विराम, अगर वो विराम अवस्था है तो विराम में रहेगी, गति में तो वो गति में ही रहेगी, ठीक है, गति की अवस्था को नहीं बदलती, इसको क्या कहते हैं बेटा, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। यानी कोई वस्तु ऐसा नहीं कर पाती, वो गतिमान है तो हमेशा गतिमान रहेगी, ऐसा नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं हो पाता? जैसे कि चलती हुई गेंद सड़क पर रुक जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जड़त्व दो प्रकार का होता है बेटा, जड़त्व दो प्रकार का होता है। जड़त्व क्या, देखिए विराम नंबर एक होता है विराम का जड़त्व, नंबर दो होता है बेटा गति का जड़त्व। अब मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ कि विराम का जड़त्व भी क्या होता है और गति का जड़त्व भी क्या होता है। देखिए आप इसका हेडलाइन आकर लिख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल डेफिनेशन की बोल रहा हूँ, विराम का जड़त्व, ठीक है। स्क्रीन पर जगह कम है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए समझा रहा हूँ, विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या कहता है बेटा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बहुत रियल बात है, बहुत आसान बात है, विराम से क्लियर हो रहा है। यानी यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसको हम बोलते हैं बेटा विराम का जड़त्व। अब आता है बेटा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है बेटा, कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, तो वो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बात समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। कहने का तात्पर्य मेरा है वाला सिंपल ही बात है, आपको समझ में आई होगी कि विराम का जड़त्व कहता है हम लोगों से कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर वस्तु पर ना लगाया जाए,
ठीक है, या उसकी वर्तमान स्थिति को परिवर्तित ना किया जाए। गति का जड़त्व कहता है, ये हमसे बोलता है बेटा यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, गति कर रही है, ठीक है, बस में तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए या बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति को परिवर्तित ना किया जाए। ठीक है, तो ये बात मेरी आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा। अब बेटा हम पढ़ेंगे ये जो पहला नियम है आपने जो पढ़ा गति का पहला नियम, इसके हम उदाहरण पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग है बेटा, आपको अब इसके यूज अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप किसी मोटर कार के अंदर या रेलगाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी स्टेशन पर आपकी बस या आपकी रेलगाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, मान गए रुकी हुई है, बस समझ में आ रही है। अब जब रुकी हुई है स्टैंड, तो अब रुकिए, आप भी बिल्कुल रुको, जब उसके अंदर बैठे हैं, आप इसके अंदर बैठे हैं, इस बात को समझें स्टैंड, ठीक है। तो अब अचानक क्या होती है, वो बस या रेलगाड़ी चलने लगी, बस या रेलगाड़ी जब वो चलने लगी, अब जैसे वो चलने लगेगी, ठीक है, आम सा आप बैठे थे इस टाइप से, रेलगाड़ी चलने लगी तो हुआ कि आप पीछे को हो गए। बात समझ में आई मेरी बात? यानी कहने का मतलब ये है कि आप बैठे थे रेलगाड़ी के अंदर, ठीक है, आराम से बैठे थे, बिल्कुल रेस्ट पर बैठे थे, लेकिन रेलगाड़ी अचानक चली, रेलगाड़ी चली तो आपको धक्का पीछे क्यों लग गया, पीछे क्यों लगा, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ बेटा, जब रेलगाड़ी रेस्ट पर थी, ठीक है, और आपके जो पैर थे वो रेलगाड़ी के फर्श पर थे, रेलगाड़ी के फर्श पर थे, तो वो भी विराम अवस्था में थे, ठीक है, आपका शरीर भी विराम अवस्था में था। लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी आगे को बढ़ी तो आपके पैर गति अवस्था में आ गए। कौन सी अवस्था आ गए बेटा? गति अवस्था में आ गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब ये गति अवस्था में आ गए, लेकिन अपना ऊपर का जो भाग है जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना हुआ था, ठीक है। तो ऐसा हुआ जब नीचे का अपना नीचे का जो शरीर था वो गतिमान हो गया, किसके साथ? रेलगाड़ी के साथ, लेकिन जड़त्व के कारण अपना ऊपरी भाग क्या? वो विराम अवस्था में रह गया। तो अगर निचला भाग आगे जाने का प्रयास कर रहा है रेलगाड़ी के साथ, और ऊपर वाला क्या? रेस्ट पर है, इसलिए हमें पीछे को क्या लग जाता है बेटा? धक्का लग जाता है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं और आप किसी स्टेशन पर आपकी गाड़ी रुकी हुई है फिलहाल में, ठीक है, अब रेलगाड़ी वहां से चली तो होता क्या बेटा कि आपको पीछे की ओर धक्का लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब रेलगाड़ी आगे चलती है तो आपके जो पैर जो रेलगाड़ी के फर्श के संपर्क में होते हैं बेटा, ठीक है, उसके संपर्क में होने के कारण आपके पैर तो आगे चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसके साथ गतिमान हो जाते हैं, लेकिन जड़त्व के कारण अपना जो ऊपरी भाग है शरीर का वो विराम अवस्था में बना रहता है, और इसलिए विराम अवस्था होने के कारण वो पीछे की ओर झटका ले जाता है। इसलिए हमें लगता है कि झटका लग गया। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मैं और इसका दे रहा हूँ बेटी। देखिए मान लीजिए किसी पेड़ पर फल लगे हैं, किसी पेड़ पर आप फल लगे हैं, ठीक है। अब जब पेड़ों को आप हिलाते हो स्टैंड, ठीक है, तो उसके फल नीचे टूट करके गिर जाते हैं। ये भी आपने खूब देखा होगा स्टैंड। देखिए जब आप पेड़ को हिलाएंगे बेटा, पेड़ को हिलाएंगे तो उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसकी जो शाखाएं हैं जिन पर जो फल लगे हैं, तो वो हिलने के साथ वो तो गति अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन उस पर लटका हुआ फल, बस समझ में आ रही है, जड़त्व पे क्या वो विराम अवस्था में बना हुआ है, ठीक है, बस समझ में आ रही है। तो विराम जब वो उसकी ब्रांचेस तो आ गई उसकी पेड़ के साथ गति अवस्था में, लेकिन जो फल लगा तो विराम अवस्था में जड़त्व के कारण, तो होता है क्या, वो अचानक जब इसकी ब्रांचेस हिलती है, ये शाखा हिलेगी तो वो टूट जाता है। तो होता है बेटा वो टूट के गिर जाता है। इसका जो कारण होता है वो यही कारण है स्टैंड, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एक और एग्जांपल मैं इसका देता हूं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई कंबल है, घरों में कंबल होते हैं, आप लोगों के सभी घरों में कंबल है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर धूल भरी है, क्या बेटे धूल भरी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने किसी डंडे से लेकर के उसको पीट दिया या आपने उसको झाड़ दिया, कहने का मतलब, तो आपने देखा होगा इसके अंदर जो मिट्टी के या धूल के कण होते हैं वो झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जब हम किसी कंबल को झाड़ते हैं, ठीक है, तो कंबल तो अपने गतिमान अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आता है बेटा? गतिमान अवस्था में आता है। लेकिन उसके अंदर जो धूल के कण है या रेत के कण है वो जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बने रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं बेटा, वो एकदम उससे पृथक हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैं ये एग्जांपल दे रहा था आमों वाला, यानी फलों वाला, यानी जैसे शाखा से फल टूट जाता है, शाखा तो गतिमान हो जाती है लेकिन वो विराम में बना रहता है फल, इसलिए का फल टूट कर नीचे गिर जाता है। सेम टाइप है बिल्कुल, कंबल को जब झाड़ते हैं बेटा तो कंबल तो गतिमान अवस्था में आ जाएगा हमारे हाथों के साथ, लेकिन उसके अंदर जो धूल के कण है बेटा वो नीचे झड़कर गिर जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और देता हूँ इसमें का। एग्जाम्पल बेटा ये है कि देखिए किसी खिड़की में कांच लगा है, किसी खिड़की में क्या लगा बेटा? कांच लगा है, यानी शीशा लगा है। आपने बंदूक से गोली चलाई खिड़की के शीशे पर, कांच पर, आपने देखा कि शीशे के अंदर जितने शेप पर वो गोली लगी वहाँ से क्या हो गया बेटा? छेद हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक केस तो ये। अब आपने दूसरा केस आपने क्या किया, दूसरी विंडो में आपने क्या मारा? पत्थर मार दिया। पत्थर मारा तो पत्थर जिसमें मारा वहाँ पर छेद नहीं हुआ बल्कि शीशा चटक गया, शीशा चटक। ऐसा भी क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ बेटा, ऐसा देखिए जब गोली हमने किसी खिड़की पर चलाई तो गोली का जो वेग होता है बेटा बहुत हाई होता है, बहुत तेज वेग से जाती है, ठीक है। तो जैसे ही वो शीशे पर जाकर टकराई
ठीक है, जिस एरिया पर टकराई तो वो उतना एरिया इस गोली के साथ क्या हो गया, गतिमान होकर वो आगे को निकल गया। बात समझ आ रही है, यानी गोली का वेग बहुत तेज था, ठीक है, जितने जगह पर वो गोली जाकर टकराई उतनी जगह शीशे की, ठीक है, वो गोली के साथ क्या हो गया बेटा, गतिमान हो गई। लेकिन बाकी जो शीशा था, बाकी शीशा वो जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहा, लेकिन गोली का वेग तेज था, इसलिए वहाँ पे छेद होगा और वो उतना एरिया बाहर निकल गया, शीशे का पार्ट यहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन पत्थर वाले केस में क्या होता है बेटा कि हम इतना वेग हम उसको नहीं दे पाते, किसको, पत्थर को, ठीक है। यानी जब पत्थर आपका उससे टकराएगा विंडो से जाकर के स्टैंड, ठीक है, तो इतना वेग तो है नहीं इसके अंदर, तो इतना जब टकराएगा तो उसका सारा जो शीशा है बेटा, सारा जो कांच है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो सब मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे छेद नहीं हो पाता, वहाँ पे वो शीशा क्या होता बेटा, चटक जाता। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा पर इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसका जो दूसरा नियम है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका ये पहला नियम हो गया, ऐसी बारी बारी से हम तीनों नियमों को डिस्कस करेंगे बेटा। और इसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स है आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिया है, ठीक है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इस तरीके से लिख कर आइए। मानता हूँ कि आपको अच्छे में, अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में 10 मिलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और इस टाइप के अगर और भी सिलेबस में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।